नमस्कार। नमस्कार। ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव और अपने को-होस्ट बंकी कश्यप के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। और आप सभी अपने दोस्तों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ हम अपने गपशप शुरू करते हैं। वैसे तो हम अच्छा हर बंकी, बुधवार और बंकी, जी आज गांधी जी का नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन। उनके जन्मदिन जी की लोगों को बताना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। तो वैसे तो हम हर बुधवार और रविवार को आते हैं आप लोगों के सामने गपशप लेकर। लेकिन आज हम स्पेशल गेस्ट को स्पेशल डे है, इसीलिए हम आज सैटरडे को आए हैं 7 बजे। हमारे साथ आज है योगेश धवन जी। और सर है जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है सर। सर धवन इलेक्ट्रिकल्स के डायरेक्टर है। वो साउंड इंजीनियर, लाइट डिजाइनर और मॉनिटर मिक्स इंजीनियर, बहुत सारे काम करते हैं सर। तो सर के मुंह से ये बात हम जानते हैं उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। और आइए तो सर को स्वागत करते हैं हमारे बीच। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। योगेश नमस्कार भैया जी। नमस्कार। योगेश जी बहुत नमस्कार। नमस्कार। मुझे पता है आज आपकी तबीयत खराब है, फिर भी मतलब आपने समय निकाला, है ना? तो तबीयत हाँ खराब होने से मतलब, और एक बात जो मेरे जहन में अभी भी आई कि मतलब ये लॉकडाउन का भी समय रहा, तो मतलब लॉकडाउन के हाँ समय को कैसे आपने व्यतीत किया, कैसे गुजारा, और इतनी बड़ी कंपनी को कैसे उस दौरान रन करते रहे, क्योंकि वो अपने आप में जितने लोग भी मतलब अपना कारोबार करते हैं उन सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस था। हाँ। नहीं, प्रॉब्लम तो बिल्कुल हुई है। लॉकडाउन का समय सबके लिए ही बहुत बहुत मुश्किल रहा है, हमारे लिए भी रहा है। अ, हम थोड़े से फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग फिर भी ठीक ठाक किसी तरह हमने वक्त काट लिया। दुख ज्यादातर उनके लिए हुआ जो हमारे लिए काम करते हैं, या जो आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा दे नॉट वेरी वेल ऑफ जैसे कहते हैं, जो डेली वेजेस पे ही जीते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने उस दिन भी सुना, मतलब जो बेचारे कलाकार हैं वो जोमेटो बॉयज की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर चलाना है। कोई गाड़ी साफ करने में लगा हुआ है, कोई किसी ने किसी की घर की नौकरी पकड़ ली है, कोई चौकीदार बन गया है, कोई कुछ बन गया है। मतलब सबने ही बहुत बुरा टाइम देखा है। भगवान ऐसा टाइम किसी को सच्ची ना दिखाए। बहुत अनफॉर्चुनेट टाइम रहा है। बट इतना जरूर कहूंगा, मुझे लगता है कि इस टाइम पे हमें सोचने का और सीखने का टाइम बहुत मिला है। तो ये समय ने बहुत 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 अच्छे अच्छे मेरे जैसे लोगों को भी बहुत कुछ सिखा दिया कि जो हम बिना सोचे समझे करते थे, स्पेशली पैसा खर्च करना, वो बहुत अच्छी तरह सिखा दिया कि भाई वक्त का कुछ नहीं पता। बस बच के चलो जितना हो सकता है। अपना हाथ रोक के चलो जो जरूरी है, और जो लग्जरी है उसके बीच में एक बहुत ही पतली लाइन है कि आपके लिए एक जरूरतमंद चीज और एक क्या कहते हैं, उसका व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, के आपको वो चाहिए चीज पर वो जरूरत नहीं है। आई थिंक वो उसके बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि जो जरूरत, हम ऐसे जैसे हमारे फादर ने हमेशा कहा है, जो जरूरत की चीज है बेटा वो हमेशा कर दो या हमेशा लो। जो जरूरी है वो ठीक है, मगर अगर आप सिर्फ शौक के लिए या दिखावे के लिए कोई चीज ले रहे हो तो फिर उस बात पे एक बार सोच लीजिए। तो कोरोना ने ये बहुत कुछ सिखा दिया कि भाई अगर जिंदगी में कुछ लेना है, खरीदना है, करना है, तो एक बार और सोच ले इससे पहले आप आगे जाए। तो बिजनेस ठीक है, आसान नहीं रहा है, बट हमने पूरी कोशिश की है कि किसी के घर में चूल्हा ना रुके, किसी का बच्चा स्कूल से बाहर ना निकले। जिसको जब भी जितनी भी जरूरत थी हमने पूरी कोशिश की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अ, नहीं कुछ कर पा रहे थे, फिर भी हमने उनका पूरा साथ दिया।
हमने किसी को नौकरी से नहीं निकाला, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। हाँ, मैंने ये सजेशन जरूर दिया बच्चों को अपने कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है जो मैं नहीं दे सकता, इतना अमाउंट है अगर, तो आप मेरे से रिजाइन कर ले, क्योंकि हमारी कंपनी भी ESIC EPF में रजिस्टर्ड है, तो उनको पैसे मिलेंगे। और मैंने कहा आप वो पैसे लेके आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए काम, बट एटलीस्ट उस पैसे से आप अपनी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। तो ये हुआ है, इससे इससे काफी लोगों को फर्क पड़ा और कुछ लोगों ने ऐसा ये ऑप्शन लिया अभी। फिलहाल तो ऐसे ही वक्त काटा है हमने लॉकडाउन में। ये तो मतलब बहुत ऐसा समय था जहाँ सब परेशान थे और कुछ लोगों ने लोगों को बहुत संभाला है, उसमें से आपकी भी एक कंपनी है जिन्होंने लोगों को संभाला, तो समय पे सपोर्ट किया। और यही तो एक परिवार होता है, परिवार का काम यही होता है कि ऐसे समय पे सपोर्ट करे, ऐसे समय पे चीजों को बना के रखे। तो सर आपका कंपनी है, उसमें आप जुड़े हो, आप लेकिन आपने इंजीनियरिंग की, तो आप बचपन से ही देखते आए हो आपके पापा को या फिर आपके जनरेशन वाइज यही काम चल रहा है, कर रहे हैं, तो आपने मतलब दूसरे कुछ ऑप्शन चुनने का मन नहीं हुआ आपको कभी, या फिर फैमिली से कोई ऐसा फोर्स रहा क्या ये कि यही करना पड़ेगा तुम्हें भी, हम इतने मतलब हम लोग करते आए हैं, तो फिर ऐसा कुछ है, या फिर आपका अपने मन से ही आपने अपनी फैमिली कंपनी में ही आपने जुड़ के रहने के लिए चाहा, ये थोड़ा बताइए सर। बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक बचपन में कभी आपको कोई काम आप देखते हैं या आपको कोई चीज आकर्षित करती है, तो आपका झुकाव ऑटोमेटिकली उस तरफ हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने शुरू से ही अपने दादाजी को और पिताजी को ये काम करते हुए देखा था, तो ऑटोमेटिकली एक सॉर्ट ऑफ झुकाव उस तरफ हो गया कि मुझे यही करना है लाइफ में। आसान नहीं था, लोगों को कुछ हद तक अनफॉर्चुनेटली आज भी लगता है कि यार तुम्हें तो सब कुछ एक सिल्वर प्लेट में मिल गया, कंपनी तुम्हारी बनी बनाई थी, नाम था, सब कुछ था, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। बहुत दुख की बड़ी कहानी अगर सुनाऊंगा कि जितना आसान लोगों को लगता है उतना आसान है नहीं। और ये जो लोगों में गलत फहमी है कि मेरे को एक बनी बनाई कंपनी मिल गई और मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फादर साहब ने सब कुछ करके दे दिया, ये बहुत बड़े धोखे में है। और इनको ये आइडिया नहीं है कि अगर मैं आज इस स्टेज पे पहुंचा हूँ और मैंने कुछ किया है, तो उसमें जो मेहनत लगी है वो उतनी ही है जितनी उन्होंने की है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि मुझे बनी बनाई कंपनी मिल गई, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, तो आई थिंक आप बहुत ज्यादा बड़ी गलत फहमी में है। क्योंकि मेरे लिए शायद जिंदगी और टफ रही है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे फादर और हमारे ग्रैंडफादर ने इतना अच्छा नाम इंडस्ट्री में बना लिया है कि उस नाम को सरपास करना अपने आप में एक चैलेंज है। और दुनिया आपको गली गली हर जगह हर स्टेप पे आपको टोकती है। मैं आपको एक छोटा छोटा उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए। अभिषेक बच्चन जी हैं जो अमिताभ बच्चन जी के बेटे हैं। अब अमिताभ बच्चन जी तो बहुत बड़ी एक्टर है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा भी बहुत अच्छा एक्टर होगा और उनका कंपैरिजन भी अमिताभ बच्चन से ही होगा। तो एक अभिषेक बच्चन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने फादर के नाम को से आगे बढ़ सके। एक एग्जाम्पल के तौर पे सेम प्रॉब्लम मेरे साथ है। मेरे फादर ने इतना नाम बना लिया इंडस्ट्री में कि हर स्टेप पे लोग टोकते हैं, यार तुम्हारे फादर तो ऐसे करते हैं, यार तुम्हारे पापा तो ऐसे काम करते थे, तुम तो मतलब तुम वो तो 100 है, तुम तो एक भी नहीं हो। तो वो कई बार बातें इतनी दिल में लग जाती है, ऐसी जिल्लत सी फील होती है कि लगता है यार समझ नहीं आ रहा काम क्यों कर रहे हैं। तो लाइफ मेरे लिए भी कुछ खास आसान नहीं रही है। जो करा है मेहनत करके बड़ा प्रॉपरली यहाँ पे आके पहुंचे हैं किसी तरह। खैर एनीवे अभी भी है और आगे आई थिंक रहेंगे जब तक भगवान ने साथ दिया, तब तो चाहा। जी सर, बिल्कुल। ये तो एकदम गलतफ़हमी है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ा, या तो जानने वाले, समझने वाले लोग तो कभी ऐसा नहीं कहेंगे। और सर,
जब आपके पापा या आपके ग्रैंडफादर जब उन्होंने शुरू किया था या फिर उन लोगों ने जब काम किया था, तो उस समय में और अभी आप जो संभाल रहे हैं, आप जो करते हैं, तो अभी के में क्या चेंजेस आए हैं? मतलब बिल्कुल बहुत सारे नए-नए टेक्नोलॉजी आए हैं या फिर इक्विपमेंट्स बदला है, वो सब तो है, और बाकी और कैसी चैलेंजेस है या फिर चेंजेस कैसी है अभी, उस टाइम में और अभी में? फर्क तो खैर बहुत ज्यादा आ गया। उस टाइम पे इतने लोग एडवांस नहीं थे जितने आज हैं। अ, इतने काम करने वाले लोग नहीं थे उस टाइम पे जितने आज हैं। एक वो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि एक टाइम था जब फादर साहब या ग्रैंडफादर साहब काम करते थे तो गिने चुने लोग थे इंडस्ट्री में। मतलब दो या तीन ही कंपनीज थी जो ये काम करती थी और कोई था ही नहीं। तो जब आप किसी क्लाइंट को काम कराना पड़ता था तो वो दो तीन कंपनी के पास ही जा सकता था। और उस टाइम पे आप मुंह मांगे पैसे भी मांग सकते थे, प्रॉफिट कमा सकते थे। मेहनत थी, अग्रीड। और ये भी थी कि खुला इतना ओपन नहीं था कि यार फलाना ने इतने पैसे कोट किए, उसने इतने पैसे कोट किए। इतना आसान नहीं था, इतना जल्दी नहीं था, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, ईमेल नहीं हुआ करती थी, सिर्फ लैंडलाइन पे लोग जीते थे। तो आज की डेट में वो बड़ा फर्क पड़ा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हो गई है हर चीज में, हमारे काम में नहीं, सिर्फ हर चीज में। एक एज अ कस्टमर, अगर आपने कुछ मार्केट में खरीदना है, लेना है, कुछ भी करना है, आपके पास बहुत ऑप्शंस आ गई हैं और इंटरनेट ने बहुत रास्ते खोल दिए। बट उस लिहाजे में कुछ हद तक मुझे लगता है कि ये मेरी एटलीस्ट पर्सनल थिंकिंग है कि हमने जितना प्रॉफिट मार्जिन आप उस टाइम पे कमाते थे वो आज की डेट में आप नहीं कमा सकते। जिसको हम आरओआई कहते हैं, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत कम हो गया है हमारा आज की डेट में। हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत बहुत बदली है। मतलब जमीन आसमान का फर्क आ गया टेक्नोलॉजी में। उस टाइम पे 99.99% चीजें मैनुअल हुआ करती थी। आज की डेट में ऑलमोस्ट सब कुछ ही ऑटोमेटिक है। तो वो बहुत बड़ा एक फर्क पड़ा है। एडवांसमेंट हुई है बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हुई है और अच्छा भी हुआ है। लोग काफी हद तक कनेक्टेड हो गए हैं। मतलब आप यही सोच लीजिए, जो मेरे जैसे स्कूल के या कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, एक छोटा सा फेसबुक या इंस्टाग्राम, इनसे आप कितना टच में रह सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ। क्योंकि आज की डेट में इंसान के पास टाइम नहीं है जाके मिलने का या ट्रैवल करने का। तो एडवांसमेंट तो बिल्कुल हुआ है, बहुत फर्क पड़ा है। हमारी लाइन में भी ऐसे ही फर्क पड़ा है, सब कुछ डिजिटल हो गया है आज की डेट में। मतलब आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मैं हिंदुस्तान में बैठे बैठे मैं एक लंदन में शो मिक्स कर सकता हूँ, मुझे वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। इतनी एडवांसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी की कि आप यहीं पे बैठे बैठे कोई भी काम बाहर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। आपको कहीं पे एग्जैक्ट एक्चुअली जाने की जरूरत भी नहीं है। तो एडवांसमेंट तो बहुत हो गई है आज की डेट में। ये काफी मेजर ये फर्क मुझे दिखाई दी है अभी। जी सर, बिल्कुल। और सर आप तो, आपके जो एरिया है काम के, वो उसमें आप साउंड इंजीनियर है या लाइट डिजाइनिंग करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे, लेकिन आपको ज्यादा कौन से काम में ज्यादा मजा आता है, या फिर आपको क्या सबसे ज्यादा, आपको क्या पसंद है क्या करने में? या तो ऐसा होता है ना कि हाँ कर लेते हैं, सभी में एक्सपर्ट है, लेकिन मेरा पर्सनली ये है चॉइस, इसमें मुझे ज्यादा मजा आता है, तो ऐसा कुछ है सर? मेरा सॉर्ट ऑफ झुकाव साउंड की तरफ हमेशा ज्यादा रहा है, पता नहीं क्यों। अ, वैसे देखा जाए, अगर आप कभी भी मुझे घर पे देखेंगे, ऑनेस्टली मैं एक अलग ही इंसान हूँ। मुझे बहुत शांति पसंद है, मुझे म्यूजिक, मुझे धूम धड़ाका बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं घंटों घंटों शांत बैठ सकता हूँ कुछ नहीं करके, कोई शोर शराबा नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे शौक है मैं गाने सुनूं या मैं कुछ ऐसा सुनूं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे शांति बहुत पसंद है। उसके ही बिल्कुल ऑपोजिट जब मैं काम पे होता हूँ तो किसी भी तरह का म्यूजिक, वो म्यूजिक का ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली ऐसा कुछ, किसी भी तरह का म्यूजिक हो मुझे सब पसंद है काम के लिए। और हमेशा ही साउंड की तरफ पता नहीं क्यों बट थोड़ा सा झुकाव ज्यादा रहा है। बाकी काम तो आपको पता ही है, सभी कर लेते हैं।
कोशिश रही है कि सीख भी सब कुछ ले। सॉरी। बट जैसे मैंने कहा, साउंड की तरफ थोड़ा सा आकर्षण ज्यादा है मेरा, हमेशा से, शुरू से ही। जैसे क्या, मतलब मुझे जो पता है कि मतलब 3 ऐसी पीढ़ी है आप अपने फैमिली में जो मतलब साउंड और लाइट्स भी करते हैं, है ना? तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मतलब दादाजी के बारे में, पापा के बारे में, कि जब वो वर्क करते थे तो किस तरह से करते थे, और आपकी पीढ़ी तक कैसे कैसे चीजें चेंज हुई। हाँ, वही अभी पंखी ने वही मुझसे पूछा कि पहले में और अब में क्या फर्क है। मैंने अभी वही पूरा बताया थोड़े दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो है, लेकिन लेकिन दादाजी के काम करते समय इस तरह के इक्विपमेंट नहीं थे जो आज हैं, या पापा जब काम करते थे तब तक भी बहुत सारे चेंज आ गए। अब आप कर रहे हो तो उससे ज्यादा चेंजेस हैं, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि मतलब दादाजी का वर्किंग स्टाइल कैसा था, तो आपने देखा होगा कभी, और पापा के साथ तो आप हैं ही हैं, तो पापा का जो अपना समझ और काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं दादाजी और पापा के बारे में। यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं कि वो किस तरह से काम करते थे, क्या चीजें होती थी, धवन कृष्ण आज बहुत बड़ा बना है, तो उसके पीछे दादाजी, पापा और सारे लोग का कितना सहयोग रहा है, और कैसे उन्होंने मेहनत करके बनाया है। अ, यार, दादाजी को मैंने अनफॉर्चुनेटली, जब तक मैं बिजनेस में आया तो दादाजी एक्टिवली बिजनेस में कभी नहीं गए, मतलब साइट पे कभी नहीं गए काम करने मेरे सामने। उन्होंने जब भी मैंने उनको देखा था, मतलब वो वहां पे एज बैक एंड सपोर्ट जो कहते हैं ना वही लाइन में, वो बैक एंड संभालते थे जब से मैंने होश संभाला है या जब से मैंने बिजनेस संभाला है। बाकी मैंने मेजरली फादर को ही देखा है, और फादर को भी मोस्टली मैंने ट्रैवल करते हुए देखा है। मतलब वो कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी सुबह जल्दी आ रहे हैं, कभी रात को लेट आ रहे हैं, और उनके सिर्फ हाई हेलो करके शक्ल मिल रही है बस देखने को। या तो इस देश में ट्रैवल किया है, या दिल्ली में रहते हुए है भी काम पे। मैंने हमेशा फादर को हमने ऐसे ही देखा है, उनको कभी बैठ के आराम करते हुए कभी देखा ही नहीं है हमने। थोड़ा बहुत तब पता चला जब आई थिंक स्कूल में एक बार मुझे मौका मिला। पापा कहते हैं तो स्कूल जा रहा है, मैंने कहा "हाँ जी"। कह रहा है "एक काम कर, तो स्कूल मत जा, आज फैशन शो है, तो स्कूल ड्रेस पहन के मेरे साथ चल"। मैंने कहा अच्छा। वो मेरे को ले गए, अब मुझे ध्यान नहीं है, पर वो एस कुमार का शो था उस टाइम पे, और ये मुझे स्कूल ड्रेस पहना के ले गए। और वहां पे मैं हम मॉडलिंग बन गए, मॉडल बन गए एक बार के लिए। तो तब थोड़ा बहुत समझ आया कि ये करते क्या है। खैर ऑफ कोर्स मैं उस टाइम पे स्कूल में था, छोटा था, पर धीरे धीरे कोई ना कोई इवेंट्स पे हमें वो फादर ले जाते थे। तो वहां पे हम लोग थोड़ा देख लेते, थोड़ा आकर्षण बढ़ता रहा। बट इतना जरूर था कि फादर साहब को जानते बहुत लोग थे, जैसे आपने मेंशन किया। इज्जत बहुत होती थी उस टाइम पे। मतलब कुछ क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ चीजें ऐसे हैं जो ऑनलाइन बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। बट हमारी लाइन में भी बड़े फील्ड हैं जो कुछ फील्ड में छूता नहीं हूँ, बिकॉज कुछ ज्यादा ही इज्जत मिल जाती है उस लाइन में। तो खैर ऑफ कोर्स फादर साहब ने उस टाइम पे जब ये सब फील्ड्स छुई थी, तो उस टाइम पे ऐसा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब क्या है, अब लोग फर्क नहीं समझते हैं, और उनके लिए एक आई थिंक तार जोड़ने वाला और एक साउंड इंजीनियर में कोई फर्क नहीं है, तो वो इज्जत भी फिर वैसी ही देते हैं। तो कह रहे नहीं, मैं आई थिंक उसमें ना जाए तो ज्यादा अच्छा है कि कहाँ इज्जत मिलती है और कहाँ नहीं मिलती है। बट ठीक है यार, अच्छा है, कर रहे हैं जितना जिंदगी में सीख सकते हैं, कर सकते हैं, करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर, मैं भी वही पूछने, मतलब आपसे पूछने वाली थी कि जो हमारे लाइन में जो मतलब शो, डांस शो हो या फिर थिएटर में भी ऐसा है कि जो बैक स्टेज में काम करते हैं या फिर कैमरे के बैक में काम करते हैं, उन लोग चाहे अपने लाइन में अपने
मतलब जितना भी वो क्वालिफाइड ना हो, जितना भी एक्सपर्ट ना हो, लेकिन उतना वैल्यू मतलब देते नहीं है जितना होना चाहिए। तो हमारे तो कभी-कभी ऐसा होता है, जो कभी गोविंद सर ने भी ऐसा बात किया था एक बार कि लाइट डिज़ाइनर का या फिर साउंड का, उन लोगों का कभी-कभी नाम भी नहीं आता है, या फिर लोग जानते नहीं है बेसिकली उन लोगों को, उन लोगों का मेहनत नहीं जानते हैं, उन लोगों का मतलब, तो उस बारे में आपको कभी दिक्कत होती है या फिर ऐसे मतलब परेशानी होती है कि क्यों आए, क्यों ये मतलब यही चूज़ किया, अलग ही मतलब इतना पढ़ लिख के इतना आपने इंजीनियरिंग भी की है, तो ऐसे कभी होती है परेशानी इस टाइप की? बहुत हुई है, एक बार नहीं हर बार होती है, जब ये लगता है कि यार जितना योगदान अगर देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, सबका अपना अपना सोच है। मेरा ये सोच है कि अगर आपके सामने कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है और उसको आप श्रेय दे रहे हैं परफॉर्म करने का, तो यार मतलब हमने भी मेहनत करके यहाँ पहुंचे। हमने कोई फ्लाइट नहीं पकड़ी और सीधा यहाँ पहुंच गए। हमने भी कुछ सीखा है, कुछ करा है जिंदगी में, तभी ये सब कर पा रहे हैं ना। तो मैं ये नहीं कहता कि हमारा योगदान कम है ज्यादा है, या उनका ज्यादा है या कम है, ठीक है, दैट्स अप टू डिस्कशन। बट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हमारा योगदान भी है, दैट इज, वो अगर मतलब लोग एक्सेप्ट कर लें तो वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मतलब मुझे भी एज अ साउंड इंजीनियर या एज अ लाइट डिजाइनर, जो भी मैं काम करता हूँ, मेरे को स्टेज पे जाना ऐसा कोई शौक नहीं है कि मुझे स्टेज पे आप बुलाओ, मुझे फूल दो या नहीं। आप अगर सिर्फ इतना नॉलेज ही कर लें कि हाँ जी देखो सो एंड सो ने हमारे लिए काम किया, उतना ही काफी है हमारे लिए। इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, ना हम मांगते हैं। हाँ, कई बार कई जगह ऐसा है जहाँ इससे ज्यादा मिला है, स्पेशली लोगों ने, गोविंद को भी पता है, हमें स्टेज पे बुला के भी फैसिलिटेट किया है, वो ठीक है। मैं तो खैर वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अगर मिल जाए तो ठीक है, ना तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप सिर्फ इतना है कि आप एक्सेप्ट तो करो कि भाई फलाने बंदे ने आपके लिए टाइम स्पेंड किया, और आपका शो उसकी वजह से भी अच्छा हुआ या बहुत अच्छा हुआ या जैसे भी हुआ। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत 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 लोग हैं जो टेक्निकल टीम को या स्टेजिंग टीम को या लाइटिंग टीम को या किसी भी टीम को फॉर दैट मैटर, वो कुछ समझते ही नहीं है ना, कुछ एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, तो थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है कि यार इतनी मेहनत की, चाहे हम उस शो के साथ सबसे कम जुड़े हो, क्योंकि एक आर्टिस्ट एक शो के लिए शायद महीनों से तैयारी करता है, और हम उस शो में सिर्फ 2 या 3 दिन पहले या एक दिन पहले आते हैं। शायद इसलिए उनको लगता है कि नहीं यार इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो एक दिन की मेहनत की है। मगर उस एक दिन की मेहनत करने के लिए और शो करने के लिए जो पीछे हमने मेहनत की है जिंदगी में, वो कोई नहीं समझता। कि आज अगर हम इस काबिल हुए हैं कि हम आपका शो कर सकते हैं, तो वो जो मेहनत है वो किसी को नहीं दिखती। वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लगता है, उसका थोड़ा दुख होता है। योगेश भैया, जैसे कि साउंड की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा लाइट के बारे में भी थोड़ा सा बताएं आप, और साउंड के बारे में कि लाइट ऑपरेटर और साउंड इंजीनियर या साउंड ऑपरेटर या लाइट डिजाइनर, इन चीजों को हमारे यहाँ मतलब साउंड में तो कोई परंपरा ही नहीं। बस ये होता है कि कोई आदमी होगा जो साउंड चला देगा। मतलब कैसे लोग समझे कि साउंड इंजीनियर क्या करता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और एक ऑपरेटर क्या करता है ना? क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई बराबर है, वो चाहे साउंड इंजीनियर हो, चाहे लाइट ऑपरेटर हो या साउंड ऑपरेटर हो, सबको एक ही खामे में तौला जाता है। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, ऑपरेटर क्या करता है, और कितने लोग जुड़े होते हैं इस डिपार्टमेंट से, जो लोगों को पता भी नहीं है यार, कि और कितने लोग चाहिए होते हैं साउंड में, जो जरूरी है। हम ये बस ये कहते हैं कि भाई एक सीडी प्लेयर है, उसको चला दो, साउंड सुना दो। अब वो क्वालिटी क्या आ रही क्या नहीं आ रही किसी को कोई मतलब नहीं होता। मैं चाहूंगा थोड़ा उसके बारे में अगर डिस्कस करें कि कितने लोग होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वर्क होता है उसमें, और इंजीनियर क्या करता है, ऑपरेटर क्या करता है। यार गोविंद, इसमें कुछ हद तक गलती हम जैसे लोगों की भी है कि हमने अपना कभी स्कोप ऑफ वर्क जिसको कहते हैं क्लियर किया नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जैसे क्रिस को जानते हैं यूके से, जो दीदी के लिए लाइटिंग करते हैं, तो ही इज अ लाइट डिजाइनर। एज अ लाइट डिजाइनर उनके लिए मैंडेटरी है कुछ चीजें
एक तो उनको जितने कलर्स हैं लीफ फिल्टर में या रोस्को में, उनको सारे नंबर वाइज बाय हार्ट याद होने चाहिए। उनका एक वो होता है कि कंसोल कौन सा आप ऑपरेट करते हो। खैर यूके में थोड़े से फंडे फर्क है कि जी आप अगर मेरे कंसोल पे काम करेंगे तो हम आपको उस हिसाब से काम मिलेगा, ये वो मिलेगा। बट एज अ लाइट डिजाइनर उसको कौन सी नई लाइट है, वो क्या करती है, क्या कर सकती है, उसका यूसेज कैसा होगा। जैसे मैंने कहा लीफ फिल्टर के जितने नंबर हैं आप बाय हार्ट याद होने चाहिए। कुछ बेसिक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, डिमर पैचिंग, कंसोल ऑपरेशन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन सबको आनी चाहिए टू बी इन द कैटेगरी ऑफ अ लाइट डिजाइनर की टीम में आने के लिए। ये बेसिक चीजें हैं जो होनी जरूरी है। ठीक है, हमारे यहाँ रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको जी अगर ये नहीं आता आप डिजाइनर नहीं बन सकते। शायद वही प्रॉब्लम है कि जिसको कंसोल चलाना आता है वो भी डिजाइनर बना फिर रहा है। जिनको ये भी नहीं पता कि पार की बीम कितने तरह की होती है वो भी अवार्ड लेके बैठे हुए हैं। तो खैर अवार्ड वाली कैटेगरी में ना जाए तो अच्छा है। मैं यहाँ पे कोई हाई डिबेट चालू करने नहीं आया हूँ। बट पॉइंट वही है कि फर्क हम जैसे लोगों की भी गलती है इसमें कि एक्चुअली ये सही है कि अगर एक डिजाइनर है तो उसका काम होता है लाइटिंग जानना, प्रॉपरली स्पेस समझना और उस हिसाब से लाइटिंग डिजाइन करना। एक लाइटिंग डिजाइनर नेसेसरली शुड कैनॉट बी अ लाइटिंग ऑपरेटर। एक लाइटिंग ऑपरेटर है जिसको एक लाइट डिजाइनर ब्रीफ करेगा, भाई साहब मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए, अब आप मुझे इसको बोर्ड पर डाल के ऑपरेट कर दो। तो एक ऑपरेटर फर्क होता है। हाँ, एक लाइट डिजाइनर ऑपरेटर भी हो सकता है, एक ऑपरेटर लाइट डिजाइनर भी हो सकता है। यस, वो दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सिमिलरली साउंड में अगर मैं एक एफओएच इंजीनियर हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं मॉनिटर मिक्स भी अच्छा कर सकता हूँ। वो बात दूसरी है कि मैं दोनों कर लेता हूँ, अगर मेरा एग्जाम्पल लेंगे तो। सॉरी, फिर एक तीसरा एस्पेक्ट इसमें होता है सिस्टम इंजीनियर, जिसमें बहुत कम लोग ये समझते हैं कि सिस्टम इंजीनियर का सिर्फ काम ये है कि वो पूरा सिस्टम सेटअप करेगा, उसका और कोई काम नहीं है। उसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका कंसोल पे खड़े होने से कोई लेना देना नहीं है। उसका एज एक समझ लीजिए एज अ लाइट, जैसे लाइट डिजाइनर है वैसे एक सिस्टम इंजीनियर होता है साउंड में। उसका काम है कौन सा स्पीकर कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कौन से एंगल से फायर करेगा, कौन से एम्पलीफायर पे जाएगा, वो कैसे पैच होगा, ये सब काम है सिस्टम इंजीनियर का। उसका काम है सारा सिस्टम रेडी करेगा, आपको मिक्सर में डाल के देगा और बोलेगा भाई साहब आप चेक कर लो, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड रिक्वायरमेंट मैंने सेटअप कर दिया पूरा सिस्टम। ये एक सिस्टम इंजीनियर का काम है। तो ये सब बड़ी सारी कैटेगरीज है। अब एक साउंड रिकॉर्डिस्ट है, साउंड रिकॉर्डिस्ट का लाइव साउंड से जरूरी नहीं है कोई मतलब हो। एक साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम है कि वो स्टूडियो के अंदर या छोटी मोटी लोकेशन के अंदर साउंड रिकॉर्डिंग करता है। यस, ऐसे बहुत सारे अच्छे साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं हमारे देश में जो अब एक आर्टिस्ट के साथ जुड़ के लाइव साउंड इंजीनियर भी बन गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे भी लोग हैं। तो आप मल्टीपल फील्ड्स में हो सकते हैं, मगर इनके बीच में फर्क समझना मैंने कोशिश तो की है। अगर आपको और डिटेल में कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए तो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो फिर मैं और थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ा सा जरूर बताएं कि मतलब वो जैसे आप लाइव म्यूजिक करते हैं तो लाइव म्यूजिक में साउंड इंजीनियर कैसे वर्क करता है, क्या होता है, क्या अब अलग अलग जैसे आप विदेश भी जाते हैं तो वहां पे जो सिस्टम है और यहाँ का जो सिस्टम है कभी कभी अलग भी होते होंगे, तो उन सिस्टम के साथ अपने आप को कैसे क्लियर कर पाते हैं, कैसे फैमिलियर कर पाते हैं? यार देखो, आपका मेन काम क्या होता है कि अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे। दैट इज द बेसिक पर्पस। मेरे अंदर भी यही है कि अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ एज अ लाइट डिजाइनर या एज अ साउंड इंजीनियर, मुझे हर तरह के कंसोल पे ऑपरेट करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मेरे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए सीखने की। अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर अब वो थोड़ा तजुर्बे से भी आता है कि आप कौन से सिस्टम प्रेफर करते हैं। जैसे हमारे साउंड लाइन में बोल जाता है साउंड इज अ वेरी पर्सनल चॉइस, कि आपको गाने को क्या सूट करता है
वो बड़ी पर्सनल है, हर किसी के लिए फर्क हो सकती है। आपको हो सकता है एक तरह की साउंड पसंद आती हो, मुझे एक तरह की साउंड पसंद आती हो, पंखी को किसी तीसरे तरह के स्पीकर साउंड पसंद आती है। इट्स वेरी पॉसिबल, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये वाला ही साउंड अच्छा है और ये वाला खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया भर में कहीं में भी जाएंगे, हर पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी कुछ और बोलेगा। सो इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। हाँ, हर तरह के सिस्टम पे आपको काम करना आना चाहिए एज एन इंजीनियर। मुझे तो ये पर्सनली लगता है, सीखना आना चाहिए। इसीलिए फॉरेन में जाके भी मजा इसलिए आता है क्योंकि आपको नए नए तरह के सामान मिलते हैं, नए तरह के लोग मिलते हैं। तो आप इंटरेक्शन जो उनके साथ होता है, उनका वर्किंग स्टाइल बड़ा फर्क होता है हिंदुस्तानियों से। वो जिस तरह से काम करते हैं, जरूरी नहीं है हिंदुस्तान में वैसे ही काम होता हो। हिंदुस्तान में काम बड़े फर्क तरीके से होता है, जुगाड़ से बहुत होता है हमारे यहाँ पे काम। मेजरली होता है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा काम भी होता है, पर हमारे मैक्सिमम काम जुगाड़ से ही हो रहे होते हैं। उनके वहां पे तमीज से काम होता है। नहीं तो वो ऐसे बड़े कम देश हैं जो विदेश में, जो मैंने ट्रैवल किया है, जहाँ पे, सॉरी, जहाँ पे वो जैसे ना जुगाड़ यूज होता है इन सब चीजों के लिए। तो उनके तौर तरीके सीखने में मजा आता है कि किस तरह वो कैसे क्या करते हैं। कुछ हद तक भाषाएं सीखने में भी मजा आता है कि यार वो कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं। और नए नए तरीकों, नए नए सिस्टम से काम करने का मौका मिलता है। हाँ, कुछ हद तक नॉलेज ऐसी है जैसे लाइटिंग में होता है कि कौन सी लाइट कहाँ यूज करनी है, वैसे ही साउंड में भी काफी हद तक होता है कि कौन सा माइक कैसे और कहाँ यूज करना है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप ठीक है किताब में पढ़ के कर तो सकते हैं शुरू, बट आप द एंड ऑफ द डे आप रियलाइज करेंगे कि आप जो तजुर्बे से सीखते हैं, विद प्रैक्टिस और करके जो सीखते हैं, और फिर आप सिलेक्शन ऑफ माइक्स रखते हैं, तो वो बड़ा फर्क होता है। उसके अंदर फिर आप अपने अपने तरीके से, अपने उससे आप अपना वो कर सकते हैं, साउंड बना सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं यार, छोटी छोटी चीजें बहुत है ऐसे, लाइटिंग में भी, साउंड में, ऐसा तो मतलब कोई अंत ही नहीं है। मैं कितनी चीजें बताते रहूंगा आपको, बट कोई स्पेसिफिक कुछ आप जानना चाहो तो मैं और उसमें डिटेल में बताऊं। हाँ सर, आप बताइए। और मेरा एक जानने का मतलब वो इच्छा था कि हम ऑडिटोरियम में तो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है साउंड के कहाँ क्या लगा रहता है या फिर क्या। तो आप साउंड इंजीनियर अगर है तो हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे एक ऑडिटोरियम में मतलब कैसे कहाँ पर क्या होता है, कैसे ऑपरेट करते हैं, तो कहाँ क्या रहता है, तो वो थोड़ा अगर हमें बताएंगे आप तो। यार मैं इस बात का, अब वो देखो क्या होता है, ये सब कि कौन सी चीज कहाँ लगी और कैसे चलती है, इसी बात का इसको यूटिलाइजेशन के लिए ही हम जैसे लोग हैं। अब जैसे आपने सवाल पूछा, अगर मैं आपको बताऊंगा तो ऐसे बहुत चीजें हो सकती है जो आपके सर के ऊपर से निकल जाए, क्योंकि काफी टेक्निकल है। चलिए कोशिश करता हूँ। ऑडिटोरियम में आपका एज अ लाइव शो, एज ऑडिटोरियम में जैसा भी हो, आपके हमेशा कुछ मेन पीए के स्पीकर रहेंगे। आइडियली स्टेज पे मॉनिटर रहेंगे ताकि आर्टिस्ट सुन सके। और एक बेसिक सिस्टम में हमेशा एक मिक्सर रहेगा, जो भी कंट्रोल रूम में जहाँ पे बना होगा ऑडिटोरियम के अंदर। तो बेसिक सेटअप तो यही है किसी भी चीज का, कि आपका एक सोर्स है विच इज माइक्रोफोन। उसके बाद एक मिक्सर आता है जिसमें सारे माइक इनपुट्स आते हैं। उसी की आउटपुट मिक्सर की, जैसे घर पे एक मिक्सी होती है, उसी को हम मिक्सर वैसे साउंड में होता है, वही मिक्सर आउटपुट देता है मेन पीए स्पीकर में और स्टेज मॉनिटर में। तो किसमें क्या लेवल, कैसे क्या, यही सब खेल हम करते हैं। और मतलब एग्जैक्टली शायद मैं ठीक से आपको प्रश्न समझ नहीं पाया, और इसमें आप क्या जानना चाह रहे थे और बेसिक सिस्टम के अच्छा, अलावा ऑडिटोरियम में। एक चीज और है, ये पॉल साहब कुछ बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके स्क्रीन पे भी है, और वो कह रहे हैं कि अगर ये गपशप हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि हम बैक स्टेज को एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। मतलब उनकी बात अगर मैं करूं तो ये हमने कोशिश की है कि बैक स्टेज के लोग आए और इसमें जरूर बात करें, क्योंकि इंडिया में बैक स्टेज की क्या स्थिति है वो योगेश भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। और पंखी
थिएटर हाँ करते मतलब तो इस उन्होंने माध्यम देख। से, सॉरी मैं गोविंद एक चीज बीच में आपके बोलना जी। चाहूंगा कि जैसे सर ने अभी लिखा, हम नहीं चाहते कि हमें आप स्टेज पे बुला के फूल दीजिए। आप अगर सिर्फ इतना ही बोल दीजिए कि पूरी टीम जो वहां पे काम कर रही है उनको थैंक यू सो मच, आई थिंक हमारे लिए उतना ही काफी है यार। उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ना हम चाह रहे हैं। आप सिर्फ एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ जी पूरा स्टाफ जिन्होंने इस प्रोडक्शन के काम किया उसको थैंक यू बोल सकते हैं। आई थिंक दैट इज एनफ यार, उतना ही चाहिए हमें। सॉरी आप कुछ बोल रहे जी सर, वो तो बिल्कुल जरूरी ही है। गोविंद सर, आपका माइक माइक म्यूट है। हाँ, हाँ। बोले 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 बोले। नहीं, मैं यही बोल रही थी, अगर मतलब बैक स्टेज का सबका योगदान नहीं रहेगा तो वो रिजल्ट उभर के आएगा कैसे? वो होगा ही नहीं एक, मतलब प्रॉपर एक प्रोग्राम, तो फिर वो तो जरूरी है ही। हाँ, बिल्कुल और ज़रूरी है। सर। ये बात जितने अच्छे से हमारे विदेश के डायरेक्टर समझते हैं या विदेश के लोग समझते हैं, वहाँ रिकॉग्नाइजेशन बैक स्टेज से शुरू होता है और बैक स्टेज की पूरी टीम का नाम लिया जाता है। इंडिया में भी जब कोई विदेशी आता है डायरेक्ट करने या लाइट करने या साउंड करने, तो उसका नाम बड़े प्राउड से हम देते हैं पोस्टर के ऊपर। बड़ा प्राउड फील करते हैं कि इसमें मेरा इंग्लैंड का या अमेरिका का आदमी जुड़ा हुआ है। लेकिन इंडिया का जब आदमी कोई होता है जो साउंड कर रहा हो या लाइट कर रहा हो या कॉस्ट्यूम कर रहा हो, तो उसका नाम देने में थोड़ा हिचकते हैं कि नहीं नहीं इनका दे या ना दे, है ना। अगर आपको वो इंसान पसंद नहीं है तो उसे बुलाया ही क्यों था काम करने के लिए? मेरा तो ये प्रश्न होता है। जब इतना हिचकिचाहट है तो उस आदमी को बुलाते ही क्यों है कि वो आपके प्रोडक्शन में काम करे, है ना। तो ये जो प्रोग्राम है वही कोशिश है कि हम हर किसी को कैसे रिस्पेक्टफुली लें, जिससे हम काम करा रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। वो चाहे बैक स्टेज का हो चाहे फ्रंट स्टेज का हो, चाहे वो हमारे यहाँ वॉश करता हो, वो सब की इम्पोर्टेंस है और वो हमें समझना चाहिए। अच्छा योगेश भैया, आप मतलब बहुत सारे डांस ग्रुप के साथ काम करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मतलब जो डांस ग्रुप है उसके साथ जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या उसके बारे में जरूर बताएं। क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस कैसे होती है, वहां का सिस्टम कैसे यूज होता है। थे। मैंने हाँ ट्रैवल तो खैर बहुत लोगों के साथ और बहुत चीजों के लिए किया है। अगर मैं सिर्फ एज अ डांस ग्रुप, अगर आप जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं सिर्फ डांस ग्रुप के बारे में बताऊं तो ऑनेस्टली मैंने सबसे ज्यादा दीदी के साथ ही ट्रैवल किया है। सॉरी, डांस फ्रेटर्निटी में। दीदी जिनको मतलब हम खैर प्यार से दीदी बुलाते हैं, तो वो अदिति मंगलदास जी, वो इज अ वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट। उनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। दीदी के साथ आई थिंक मैंने 2009 से ट्रैवल करना शुरू किया था। तो आप देख ही सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12 साल हो गए उनके साथ ट्रैवल करते हुए। और भी लोगों के साथ ट्रैवल किया है, डांस ग्रुप्स और भी हैं, और बैंड्स हैं, आर्टिस्ट हैं जिनके साथ ट्रैवल किया है। बट सिर्फ जैसे मैंने कहा, अगर डांस फ्रेटर्निटी देखी जाए तो सबसे ज्यादा दीदी के साथ ट्रैवल किया। या या जब आप ऐसा है इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ, एक अवार्डी, एक सीनियर आर्टिस्ट, और जैसे मैंने कहा उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इनके साथ ट्रैवल करते हैं, अगर आप अपने जो इंद्रियां आपको भगवान ने दी है वो खुली रखे ना, तो बहुत कुछ सीखने को है। तो जैसे मेरी मदर बोलती है कि आप बेटा 5 सेंसेस हैं आपको जो भगवान ने दिए, उसमें से 2 सबसे ज्यादा खुली रखो, एक आंख और एक कान। बस ये 2 चीजें खुली रहेंगी जिंदगी में ना, इतना कुछ सीखने को मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। और बाकियों को रेस्ट दे दो, स्पेशली मुंह को, कि बोलो कम सुनो ज्यादा देखो ज्यादा। तो दीदी के साथ इतना कुछ सीखने को मिला है, इतना कुछ, मतलब वो ज्ञान का सागर है पूरा, आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट अभी आपको रशिया में याद है जब आप और मैं मॉस्को में थे और दीदी के घुंघरू स्टेज पे टूट गए थे, मतलब उसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर उनकी जगह कोई और होता, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो कोई भी और डांसर होता, वो स्टेज से हट चुके होते और बोलते पहले घुंघरू हटाओ फिर हम नाचेंगे। मुझे पता है, मतलब पूरे ऑडियंस में जैसे आप और मैं बैठे हुए थे और उस वजह जो बैक स्टेज थे, सिर्फ हम लोगों को पता चला कि घुंघरू टूटे और क्या गड़बड़ हुई है। दीदी ने और किसी को पता लगने ही नहीं दिया कि कुछ ऐसा गड़बड़ हुई भी है स्टेज के ऊपर।
तो हैट्स ऑफ टू दैट लेडी, मतलब वो चीज जो है ना वो सीखने वाली है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कि ऐसे सिचुएशन में बिना हु हल्ला किए, बिना किसी को पता लगे आपने अपना काम कर भी दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज सीखने वाली है, ऑफ कोर्स फ्रॉम अदर थिंग्स। मैंने इनिशियली जब दीदी के साथ स्टार्ट किया, मैंने ये चीज देखी, मैंने कहा यार डांस से ज्यादा इनका ध्यान रहता है कि लाइट कौन सी जली हुई है, माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा, अगल बगल जो डांस कर रहे हैं वो ठीक कर रहे नहीं कर रहे। मतलब इनके दिमाग में इतनी चीजें चलती है, अपना डांस तो है ही है, उसके अलावा मतलब वो इतनी परफेक्शन अपने आप को ऑलरेडी कर चुकी है कि वो बाकी सब चीजें चेक करते थे कि भाई ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता चले। मतलब आप अपना काम छोड़ के, क्योंकि आप इतने परफेक्ट हो गए, छोड़ के नहीं सॉरी, आप इतने परफेक्ट हो गए अपने काम में कि आप बाकियों का काम चेक करते रहते हो। मतलब ऐसे ऐसा कलाकार मैंने सच्ची नहीं देखा जिनकी नजर हर जगह रहती है, एंड वो तो वेट कर रही है कि आप एक गड़बड़ करें और वो उनके दिमाग में वो कंप्यूटर है, नोट होता रहता है। तो हैट्स ऑफ टू दैट लेडी। तो ऐसी बड़ी चीजें सीखी है मैंने दीदी से कि आपके जैसे मैंने कहा आंखें और कान खुले होने चाहिए, सीखने को बहुत कुछ है दुनिया में, सीखते रहोगे आप। अ, और भी खैर छोटे छोटे किस्से हैं, बट मेजरली यही इनका अभी तो फिलहाल यही दिमाग में आ रहा है, और जरूर कुछ ना कुछ होगा। आपके आपके इस बात से मुझे याद आया कि एक चीज बताई, जैसे जैसे कि जब हम कोई शो करते हैं, सब कुछ सेट हो गया है, कि मतलब लाइट सेट हो गई, साउंड सेट हो गया, सारा कुछ सेट है, बस अब शो शुरू होने वाला है, और वहां कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो उस समय अपने आप को कूल कैसे रखते हैं आप? क्योंकि आप आपको कभी मैंने टेंशन में देखा नहीं, है ना? बड़े कूल से रहते हैं, मतलब ठीक है, ओके फाइन, हो गया तो हो गया। वो कूल कैसे रख पाते हैं और अपने आप को बैलेंस कैसे कर पाते हैं? क्यों, मतलब वो मैंने देखा है हमेशा कि कुछ भी हो जाए, मतलब मैं बैलेंस रहूंगा। और तो वो जो कूल रखने का तरीका है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बहुत लोग नहीं रख पाते कूल और परेशान हो जाते हैं। यार जो कूल रखने का तरीका आप बता रहे हो ना, वो विद एज आया है, ऑनेस्टली बताऊं तो शुरू में ऐसा नहीं था, और विद एक्सपीरियंस आया है। विद एज इंसान में थोड़ा बहुत ठहराव आ जाता है, एंड एक्सपीरियंस आपको ये सिखा देता है कि आप ऑलरेडी इतनी भसड़ देख चुके हो, कर चुके हो, कि अब ऐसा कोई नया चीज कुछ है नहीं, जो मुसीबत है नहीं जो आपने देखी ना हो। तो आपको पता होता है कि हाँ यार, इसमें अगर 5-10 मिनट लगेंगे तो हम जो मर्जी कर लो, इसमें हल्ला मचा के सब करने का कोई फायदा नहीं है। एक छोटा सा किस्सा याद आया। हम जयपुर में थे, दीदी का ही शो था, और उसमें नारायण भैया आए हुए थे बॉम्बे से लाइटिंग करने। अब ये क्या था, गवर्नमेंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर, तो हमने पूरी रात लगा के आई थिंक लाइटिंग वाइटिंग करी, नेक्स्ट डे पूरा रेडी हो गए। तो इनका ये चक्कर था कि आप जेनसेट आई थिंक 7 बजे का शो के आसपास था, तो हम जेनसेट ना 6:30 ऐसे कुछ ऑन करेंगे, बिल्कुल आई थिंक आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले। मैंने कहा भाई आप अगर ऐसे करोगे तो मैं एक बार सामान, मैंने पूरा चेक भी तो करना है जेनसेट पे कि सब कुछ ओके है कि नहीं है। कह रहा सर आप मेरी परेशानी समझो, क्योंकि सरकार हमें सारा पैसे नहीं देती, हम नहीं ऑन कर सकते। वो भी अपनी जगह सही था। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, अगर आप नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। हम, मेरा आइडियल ये रहता है कि अगर मेरा शो 7 बजे है तो मैं 1.5 से 2 घंटा पहले जेनसेट ऑन चाहता हूँ, एक बार पूरा सामान उस पर चेक होगा, ये रूल बना हुआ है शुरू से हमारा। एंड उसके बाद हमने तसल्ली, जब तक देखो हमारी तसल्ली नहीं होगी हम किसी की तसल्ली नहीं कर सकते। खैर नहीं हुए, 7 बजे शो शुरू होने वाला है, आई थिंक 6:30 बजे के आसपास, तब ऑडियंस अंदर, ये जवाहर कला केंद्र की बात है, लोग आने शुरू हो गए। एंड दीदी का शो आपको पता है आज तक कभी खाली नहीं जाता। तो उस टाइम पे भी जवाहर कला केंद्र का जो बीच का एरिया है, वहां पे हिलने की जगह नहीं थी, इतने लोग थे। तो आप सोच लीजिए वो कितने लोग होंगे। एंड 6:45 का टाइम था, उसने जेनसेट ऑन किया, बोल क्या पटाखा, क्या हुआ जी, क्या हुआ, डिमर उड़ गए। अब वो जो सारी लाइटें करी थी रात को प्रोग्राम, उसमें आई थिंक हमने उससे 12 डिमर पैक लगाया, वो तो 6 उड़ गए। अब उड़ गए तो उड़ गए, क्या करोगे अब तुम। मैं पीछे भागा, नारायण भैया परेशान। क्या हुआ, मैंने कहा भैया रुको मैं पता करके आता हूँ। मैं पीछे गया, क्या हुआ, अरे भाई साहब ने फेस को न्यूट्रल में जोड़ा हुआ था, न्यूट्रल को फेस में जोड़ा हुआ था, जोड़ा हुआ था भाई। इंसान है, गलती हो जाती है, गलती हो गई उससे।
बहुत सारी तारें थी, पर अब प्रोग्राम शुरू होने में 15 मिनट हो गए, पटाखा तो बोल गया। अब क्या करोगे? तब मैं भी थोड़ा गुस्सा हुआ। मैंने कहा यार भाई, जब तुम्हें कहा था कि झंझट पहले ऑन करके चेक कर लो, तो आपने मुझे गाथा सुना दी कि जी हमें तो पैसे मिलेंगे नहीं। मैंने आप पैसे मिलेंगे तो मैं डेमो ढूंढ देंगे। अब कौन पूछेगा तुम्हें, बता दो भाई। तब आपने मेरी बात नहीं मानी, चलो कोई बात नहीं। अब क्या हो सकता है ये बताओ? कह रहा सर डिमोर तो नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है भाई, क्या करना दीदी, मेरे पास क्या करूं? मैंने कहा दीदी रिलैक्स करो, जो होगा देखते हैं अभी। फिर उससे बात की। दीदी की वो कौन सी प्रोडक्शन है जिसमें मैं तो नाम बड़ा भूल जाता हूँ यार, जिसमें वो होल्स होल्स है ना, हर के पीछे एक पार कैन लगती है, टाइमलेस, वो कौन सी प्रोडक्शन? टाइमलेस, 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 हाँ। तो टाइमलेस। टाइमलेस कर रहे थे हम लोग। अब हुआ यूं के साला टाइमलेस के बैकड्रॉप में आपको पता है कितनी पार कैन लगती है? वो पार कैन बंद, क्योंकि वो जमर पे थी। मैंने कहा भाई तू शेड लाइट चालू कर दे, जिस तरह शो तो करना है। अब आर्टिस्ट रेडी है, ऑडियंस आ चुकी है, सब कुछ आ चुकी है। अब करेंगे क्या? शो तो हमें करना ही है ना, चाहे डिमर चले या ना चले। खैर एनीवे, दीदी से बात करी। दीदी कहती कोई मैं क्या करूं, मैं स्टेज पे जाऊं? मैंने कहा दीदी वो कॉल आपका है, मुझे नहीं पता, पर स्थिति ये है कि आधी लाइटें बंद है। खैर ऑफकोर्स दीदी स्टेज पे गई, उन्होंने सबको बोला कि ऐसे ऐसे थोड़ी परेशानी हो गई है, इलेक्ट्रिकल परेशानी, और हमारी आधी ज्यादा लाइटें बंद है, पर हम फिर भी एक अच्छा शो करने की कोशिश करेंगे। खैर जैसे अब शो तो होना ही था, तो शो हुआ जैसे तैसे करके हुआ। बट वही बात आ गई कि उस टाइम पे अगर कोई हल्ला मचाते, चीखते चिल्लाते, तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलना था। जो टाइम लगना था प्रॉब्लम को समझने में या सॉल्व करने में या उसका सोल्यूशन निकालने में, वो तो लगेगा ही। तो ये सब विद एज आया, विद एक्सपीरियंस आया। पहले दिन नहीं सीखता इंसान, पहले दिन में कभी नहीं होता, टाइम लगेगा इन सब चीजों में, तो मुझे भी वही लगा। जी सर। और आप सर लाइव शोज के अलावा भी बहुत सारे रियलिटी शोज भी करते हैं। मैंने तो आपकी प्रोफाइल में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज भी देखे हैं, ये सब तो वो सब कुछ उसके बारे में बताइए सर। उसमें क्या होता है काम? मैंने मेनली जो काम, आपने जितनी फोटोज बड़े लोगों के साथ देखी है ना, वो मैंने टेलीविजन के लिए बहुत काम किया है। जो टेलीविजन शूट्स वगैरह होते हैं उनके लिए मैंने काफी काम किया है। तो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार वगैरह से मुलाकात वहां पे हुई है, और उनके साथ काम भी किया है मैंने। इनिशियली मैं टेलीविजन के लिए लाइटिंग करता था सिर्फ। तो वहां पे डीओपीज के साथ काम, डीओपी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उनके साथ आपको काम करना होता है क्लोजली, और फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो डीओपीज के साथ काम कर करके वो एक थोड़ी वो फील्ड भी सीखी। एज एज अ लाइटिंग इंजीनियर, एज एक्चुअली इनिशियली जो मैंने स्टार्ट किया शूटिंग के अंदर, वाज एज अ लाइट ऑपरेटर। फिर उसमें आप कैसे कैसे उसमें डिजाइन करते हैं, फिर मैंने उसको लाइट डिजाइनिंग सीखी कि टेलीविजन के लिए आप कैसे लाइटिंग डिजाइन करते हैं। फिर जाके थोड़ा बहुत वहां गया। उसके बाद आई थिंक पिछले 7 साल पहले से मैंने ऑडियो करना शुरू किया है फॉर टेलीविजन रियलिटी शोज। उससे पहले मैं सिर्फ लाइटिंग करता था। तो एज अ साउंड रिकॉर्डिस्ट मुझे करीबन 7 साल हो गए टेलीविजन के करते हुए। एक अपना रीजनल चैनल है पीटीसी पंजाबी, जिसपे एक शो आता है अपना वॉइस ऑफ पंजाब। तो वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैम्प, ये वॉइस ऑफ पंजाब को आई थिंक 10-11 साल हो चुके हैं। वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैम्प को 7 साल हो चुके हैं। तो मैं पिछले 7 साल से इन दोनों शोज को का साउंड मैं कर रहा हूँ। तो ये जितने दर्शक देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि जो जो थोड़ा बहुत इंक्विजिटिव है कि साउंड इसका करने के लिए, अपना टेलीविजन का करने के लिए, आपको साउंड रिकॉर्डिंग और लाइव साउंड दोनों की नॉलेज होना जरूरी है। तभी आप टेलीविजन रियलिटी शोज के लिए काम कर सकते हैं। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या करना पड़ता है, उनके लिए मैंने बताया। क्योंकि मैंने अपना करियर जब शुरू किया, मैंने एज अ साउंड रिकॉर्डिंग सीखी पहले। मैंने मेरे चाचा का अपना स्टूडियो था, वहां पे मैंने साउंड रिकॉर्डिंग सीखी है, साउंड रिकॉर्डिंग करी। तो मेरा बेस वाज एज अ साउंड रिकॉर्डिस्ट। उसके बाद मैं लाइव साउंड में आया
और मैंने लाइव साउंड सीखा, तो मेरा बेस ऑलरेडी साउंड रिकॉर्डिंग बन चुका था। तो मेरे को ये एडवांटेज हुआ कि 7 साल पहले जब मैंने ऑडियो शुरू किया, मैं दोनों फील्ड का एक्सपीरियंस ले चुका था ऑलरेडी, साउंड रिकॉर्डिंग का भी और लाइव साउंड का भी। तो जैसे मैंने कहा, टेलीविजन का कोई भी काम करने के लिए आपको दोनों का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तभी आप इसका साउंड कर सकते हैं। योगेश भैया की आज बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, फिर वो हमारे साथ है, थैंक यू, है ना, कि मतलब गला खराब है, फिर योगेश भैया ने कहा नहीं मैं टाइम दूंगा और बातें करूंगा, है ना, और क्या कहूँ उसके लिए, है ना। अच्छा एक बात की, मतलब हमारे यहाँ आप ट्रेनिंग को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, कि मतलब एक होता है कि आप पारंपरिक तरीके से किसी चीज को सीखते हैं, जैसे कि आपके साथ वो मतलब संभावना बनी, पीढ़ी दर पीढ़ी आपने सीखा, और अगर उसमें ट्रेनिंग भी मिल जाए तो कितना और अच्छा होगा। और साउंड की ट्रेनिंग का क्या कोई इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जहाँ लोग जाके उसको सीख सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं उसके बारे में? ट्रेनिंग का ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इस लाइन में कदम रखा तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स थे नहीं ट्रेनिंग के लिए, और मुझे ऑफ कोर्स ये एडवांटेज जरूर मिला कि चाचा का अपना स्टूडियो था, साउंड रिकॉर्डिंग वहां सीखी, फादर साहब इस लाइन में थे, तो यहाँ साउंड मैंने कर करके सीखा। आज की डेट में ऑफ कोर्स बहुत इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, पहले इतने नहीं थे जो साउंड के बारे में सिखाते थे। हाँ, अगर आपने एज ए करियर इसको चुनना है तो इट विल बी नाइस अगर आप एक कोर्स कर सकें। उसमें आपको बेसिक्स ऑफ साउंड और थियरी काफी हद तक समझ आ जाएगी। बट मेरा ये सजेशन, और ये मेरा पर्सनल सजेशन है, कि अगर आप साउंड प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो कोई भी इंटर्नशिप जरूर कीजिए, किसी भी कंपनी के साथ कीजिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी टू द कंपनी ओनर कि सबसे पहले आपसे सामान उठवाया जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि एक सामान को उठाने में, लगाने में कितनी मेहनत लगती है, और कितना जो लड़के आपके लिए काम करते हैं उन पे क्या बीतती है। अगर आपने एक सक्सेसफुल साउंड इंजीनियर या एक सक्सेसफुल आदमी बनना है लाइफ में, तो और आपको ऐसा इंसान बनना है जिसको कोई मात न दे सके। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने ये सब किया है। इसलिए ऐसी बहुत जगह है जहाँ लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते या लोग मुझे मात नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैं अपने हाथों से वो चीज कर चुका ऑलरेडी। मुझे पता है मेरे स्टाफ पे क्या बीतती है जब वो एक स्पीकर उठाता है या एक मिक्सर उठाता है। मुझे पता है कि एक सेटअप करने में कितना टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद वो चीज कर चुका हूँ, अपने अपने हाथों से कर चुका हूँ। हम लाइटिंग करने के लिए ट्रस पे भी चढ़े हैं, साउंड लगाने के लिए स्कैफोल्ड पे भी चढ़े, खुद स्पीकर उठाए हैं, ट्रक में भी सफर किया है, और अपने क्रू के साथ बैठ के खाना भी खाया है। तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया, अगर आपको ये सब आइडिया मिल जाएगा ना, आप जिंदगी में एक अच्छे इंसान भी बनोगे और आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमेशा याद रखिए। तो एक इंटर्नशिप जरूर कीजिए किसी भी कंपनी के साथ, स्टार्टिंग विद एज अ लेबर, कि आप पहले सामान उठाना सीखिए, उसको सामान को उठाया कैसे जाता है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, किस तरीके से, देखो हर चीज को उठाने का तरीका भी होता है, वो भी सीखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्पीकर है तो ये ऐसे उठाया जाएगा, उसमें भी कोई तरीके होते हैं कि एक आपकी बॉडी पे कैसे वो वेट पड़ेगा, वो भी एक आर्ट है कि आप स्पीकर या मिक्सर या कोई भी चीज कैसे उठाते हैं। वो भी एक तरीका है सिखाने का, वो आपको सीखना चाहिए, आना चाहिए, और फिर आप एक बेटर साउंड इंजीनियर बन सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ऑफ कोर्स आज की डेट में कोर्सेज बहुत हैं, गुड़गांव में भी, बैंगलोर में, हैदराबाद। आज की डेट में तो इनफैक्ट ऑप्शन इतनी हो गई है कि जितने हमारे इम्पोर्टर्स हैं, जो मिक्सर वगैरह के भी हैं कुछ, उन्होंने खुद अपने इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया। तो दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट है साउंड सिखाने वाला, ऑल ओवर इंडिया बहुत इंस्टीट्यूट्स हो गए अब तो ऑप्शंस बहुत है आपके पास सीखने के लिए। और सर, मुझे मतलब ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मुझे ये जानना, मतलब आपका जब बायोडाटा मैंने पढ़ा तो उसमें मैंने देखा ट्रस्ट रिगिंग एक्सपर्ट बोल के, लेकिन उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो उस बारे में थोड़ा सा आप बताइए क्या होता है।
क्या होता है हमारे टेम्पररी और परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर्स आर बिल्डिंग्स, जो आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो भी एक आर्ट है कि कौन सा कितने वॉल पे आप कितना लोड डाल सकते हैं, जो आर्किटेक्ट्स करते हैं बेसिकली। तो टेम्पररी जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसको हम ट्रसेस बोलते हैं हमारी लाइन में, वो भी एक तरीका है जो कि कैसे इसको रिग किया जाता है। जहां तक मेरी नॉलेज है, एक सज्जन ऑफ कोर्स हैं, मेरे प्रिय मित्र भी हैं हैदराबाद में, जो शायद एक ही वो इंसान है जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है ट्रसेस और स्टेज लगाने की। मेरे पास सर्टिफिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने वो पूरा सर्टिफिकेशन वाला कोर्स नहीं किया अभी तक, जो कि बहुत ही महंगा है, बहुत लंबा है। हाँ, मैंने ट्रेनिंग जरूर ली हुई है इसके ऊपर ऑन ट्रसिंग, इसीलिए कि मुझे नॉलेज है कि ट्रस कैसे लगती है। मगर हमारे देश में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, शायद आई थिंक मुश्किल से 5%, 5% भी शायद नहीं होंगे, जिनको प्रॉपर प्रिकॉशंस पता है कि ट्रस कैसे लगाई जाती है, उसमें क्या ध्यान दिया जाता है, इंडोर में क्या फर्क है और आउटडोर में क्या फर्क है, कैसे आप उसमें डेड वेट्स लगा सकते हैं या काउंटर बैलेंस लगा सकते हैं। अगर ट्रस के ऊपर कोई काम कर रहा है तो उसको कैसे काम करना चाहिए, क्या सेफ्टी होनी चाहिए, लाइट कैसे ऊपर खींची जाती है, उसका भी एक तरीका है। ऐसी बहुत चीजें हैं जो बिल्कुल नॉलेज है ही नहीं लोगों को। इनफैक्ट अभी याद होगा, गोविंद और मैं आई थिंक वहां पे रशिया में मॉस्को में घूम रहे थे, तो वहां पे एक सेटअप उतर रहा था, तो मैंने फिर गोविंद को ऐसे ही पूछा मजे मजे में, मैंने वो सफेद सवार टंकी पड़ी हुई पता क्या है वो, गोविंद कहा, मुझे नहीं पता। तो फिर उसको समझाया कि मैंने कहा वो चीज क्या होती है, वो टंकियां जो रखी जाती है वो क्या होता है, वो वाटर बैलेंस्ड होते हैं, वो डेड वेट्स होते हैं। कि आप कोई भी टेम्पररी स्ट्रक्चर में खड़ा कर रहे हैं तो उसको नीचे रखने के लिए, ताकि वो हवा से उड़ ना जाए, आप डेड वेट्स लगाते हैं। तो ऐसी खैर बहुत छोटी 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 चीजें रिगिंग के लिए, जो आपको अगर ट्रेनिंग करें तो आपको सिखाई जाती है, या आप सीखते हैं या पढ़ते हैं उसके बारे में। तो इनमें से कुछ कुछ चीजें मैंने भी सीखी हुई है, इसीलिए मतलब कैसे एक ट्रस रिग की जाती है, उसमें क्या ध्यान दिया जाता है, काफी हद तक, पूरी तो नहीं बट काफी हद तक नॉलेज है मुझे, विच इज वाई इट सेज बायोडाटा से ट्रस रिगिंग एक्सपर्ट। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो योगेश भैया, मतलब बहुत सारी नॉलेजेबल और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, मतलब आपकी कंपनी के बारे में। और क्योंकि मतलब दिल्ली में मतलब योगेश भैया की जो कंपनी धवन इलेक्ट्रिकल्स, उसका बड़ा नाम है। और नाम इसलिए है क्योंकि काम है और कंप्रोमाइज नहीं करते, कि मतलब कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर सामान खराब है तो वो किसी को देते नहीं, मना कर देते कि हमें नहीं देना है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये चीजें करते हैं, जो लगा देते हैं कुछ भी, मतलब मैनेज कर दो। मतलब ये मैंने खुद महसूस किया है। और जब अच्छा सामान होगा तो सामान की वैल्यू भी ज्यादा होगी, कीमत भी ज्यादा होगी। भाई सस्ता सामान चाहिए तो पुरानी दिल्ली में जाके ले लीजिए, वहां बहुत सस्ते सामान मिलते हैं। मतलब आपको पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, मतलब कागज में दिखाना है। लेकिन अगर अच्छा सामान चाहिए तो अच्छे जगह जाना पड़ेगा, अच्छे इंजीनियर ढूंढने पड़ेंगे, अच्छी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, है ना, जिसका नाम हो, वैल्यू। क्योंकि एनएसडी में बहुत सारे सामान लगे धवन इलेक्ट्रिकल्स के जो 25-25 साल पुराने हैं और आज भी वो अच्छे से चल रहे हैं। तो बहुत सारी खासियत है इस कंपनी की भी, जो लोगों को पता होना चाहिए। कि हम हमेशा नाम ले लेते हैं कि पॉपुलर कौन है, पॉपुलरिटी के साथ उसका जो वर्किंग स्टाइल है या जो काम है वो कैसे होता है, वो कितना टिकाऊ है, वो बड़ा काउंट करता है। आज के समय में लोग टिकाऊ पे विश्वास नहीं करते, ये होता है कि मतलब कितना कम हो सकता है, कम बता दे। कम वाले लोग बहुत हैं कि मतलब कम बता के जल्दी से मतलब हमें मेरे बजट में आ जाए। लेकिन हर चीज बजट में तो आ जाएगी लेकिन वो चलेगी नहीं, वो 2 दिन बाद फिर खराब हो जाएगी, तो उसको उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मतलब ये नहीं कि योगेश भाई मेरे सामने बैठे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनके बारे में। ये सारी चीज मैंने खुद देखी है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में है। मतलब वो सामान एनएसडी में लगा हुआ है, वो खुद बताते हैं कि इतना साल पुराना सामान है। तो अब वो लगा है, वो चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो वो बहुत बड़ी बात है। सर, एक प्रश्न है, ये देख लीजिए, पढ़ा नहीं। सर, लाइट डिजाइनिंग और सेट डिजाइनिंग की विधिवत
प्रशिक्षण रंगमंच के स्टूडेंट लेना किस प्रॉम्प्ट करें, क्योंकि अमेच्योर थिएटर में लाइट और सेट का उतना ध्यान नहीं रखता है। जी गुशिया। गोविंद एक बार आप ही पढ़ दो। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब लाइट और सेट के बारे में थोड़ा और बताएं, क्योंकि रंगमंच पे जो रंगमंच है उस वहां पे उसका इतना ध्यान नहीं दिया जाता है प्रशिक्षण के लिए, कि मतलब अगर कोई सीखना चाहे, आगे बढ़ना चाहे तो कैसे करें, क्योंकि सच बात है बैक स्टेज पे ज्यादा काम नहीं किया जाता है। उनका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, तो वो कहाँ से सीखें, कैसे सीखें। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ लाइट का स्पेशलाइजेशन है ही नहीं, कॉस्ट्यूम का फिर भी है कि बड़ी कंपनियों में फैशन डिजाइनिंग में इंक्लूड हो जाने से उसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन साउंड भी थोड़ा सा होने लगा जैसे आपने बताया। अगर लाइट की बात करें तो कई प्रशिक्षण ने, और अगर कॉस्ट्यूम और साउंड के हैं भी तो बहुत महंगे हैं, तो थिएटर वाला तो कहाँ से पैसा इन्वेस्ट करे, कैसे वहां तक पहुंचे, उसके बारे में उनका प्रश्न है। भाई इनको सजेशन तो मैं दे सकता हूँ, पर इनको पसंद आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। खैर अगर आपकी सीखने की एक्चुअली इच्छा है ना भाई, तो प्लीज शर्म हया साइड रख के ना, बस आप कहीं भी थिएटर है, कहीं पे भी कोई सेट का काम चल रहा हो ना, पहुंच जाओ। आप अपने सामने किसी भी कारपेंटर को देखो काम करते, उससे बस देखो। देखने से जो इंसान सीखता है आप सोच नहीं सकते हो वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, पहले वो समझो। आपको लाइटिंग के बारे में सीखने की इच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हो सके तो जाओ किसी भी लाइट साउंड कंपनी को ज्वाइन कर लो, जब मन करे। देखो आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ये सब भूल जाओ कि मैं क्या पैसे कमाऊंगा, कितने कमाऊंगा और क्या करूंगा, वो सब बाद में आता है। पहले आपको सीखना है। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा होगी तो आप कभी कुछ नहीं सोचोगे। मैं आपकी जगह होता तो मैं तो, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में कमाली ऑर्डर है, मैं वहाँ कुछ ना कुछ शोज होते रहते हैं, मुझे पता है, मैं तो वो शाम को वहाँ पहुंच जाऊंगा। वहां सेट का काम देख देख के सीख जाएंगे आधी चीजें, कि भाई कौन सा चीज कैसे लगता है, कैसे लटकन ठुकती है, कैसे बोर्ड कटता है, कैसे फ्रेम बनता है और कैसे वो होता है। मेरे को पूरा सेट का काम आता है। और बोलो, क्योंकि मेरे पास घर में है, मैं हम लोग स्टेजेस बनाते हैं लकड़ी के, मुझे लकड़ी का सारा काम आता है। मुझे आधी तक चलानी आती है, मुझे कील ठोकनी आती है, क्योंकि मैंने ये सब बेकार के काम किए हुए हैं। भले टाइम में जब फ्री होते थे ना, जब सीखने का समय था, तब मैंने ये सब किया हुआ है। कारपेंटर का काम, पेंट करना, कपड़ा खींच के लगाना, ये सब किया हुआ है मैंने। तो इच्छा थी उस टाइम में बहुत कुछ सीख लिया। तो आप भी ये देखो, तरीका यही है, आसान कुछ नहीं है कि आपको एक किताब मिल जाए और आप पढ़ के सीख लो। तो अगर आप वो सोच रहे हो तो इतना आसान नहीं है। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, शिद्दत होनी चाहिए, बेशर्मी होनी चाहिए कि कहीं भी पहुंच गए और जाके वहां देखने लग गए। सवाल पूछने, सवाल जरूर पूछिए लाइफ में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज नहीं समझ आ रही, बेशर्म होकर सवाल पूछिए, अगला वाचारा इरिटेट हो जाए। अगर आपको सीखना है तो सवाल पूछना सीखिए। अपनी जिज्ञासा को जब तक आप शांत नहीं करेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये छोटी 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 चीजें हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं पता आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, या पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मगर मेरा सजेशन यही है, मेहनत करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं लाइफ में। माइक गोविंद, आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है। था कि मतलब ये गपशप बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली। इसको यहाँ पे रोकते हैं और फिर आगे मिलते हैं और फिर आगे करते रहेंगे गपशप, है ना। क्योंकि जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं बैक स्टेज में बहुत संभावना है, मतलब काम की नहीं, मतलब अगर उससे कोई जुड़ता है तो वो बहुत जल्दी पैसा पैसा कमाने लायक भी बन जाता है। लोगों को लगता है कि हमेशा एक्टिंग से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बैक स्टेज से भी बहुत लोग सरवाइव करते हैं, बहुत अच्छा सरवाइव करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग हैं, ये लोगों को एहसास ही नहीं होता। तो बहुत अच्छा लगा हमें हमें तो बहुत सारी चीजें पता चली। मैं तो आपके साथ लगातार काम करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, जानता रहता हूँ आपसे, आपके साथ काम करके। और जो लोग जुड़े होंगे उन्होंने भी बहुत कुछ जाना होगा। और वो मुकेश कुमार हैं, वो बोल रहे हैं मैंने योगेश जी सब करते हुए देखा है। ग्रेट सर, मतलब मुकेश जी ने आपको देखा है, वो कह रहे हैं ये सब करते हुए।
तो इसको यहीं पे विराम देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी मतलब आप हमारे साथ हैं, लाइव हैं, है ना, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर।